फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए शीतलराज चौहान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीए चौहान जी। पहले तो हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि हमने थोड़ा-सा गैप कर दिया ये वीडियोज़ लाने में। एक्चुअली हम थोड़ा-सा एंगेज हो गए थे अपने अदर वर्क मीन्स इनकम टैक्स और जीएसटी रिलेटेड वर्क में। जैसे ये काम खत्म हुआ हमारा, हम आगे फिर से वीडियो लेके आपके लिए, क्योंकि आपको अपडेट रहना ज़रूरी है और हमें भी आपको अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम लोग अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और मैं आपको पहले बता दूँ कि ये वीडियो होने क्या वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हम लोग बहुत बार आजकल कुछ भी चीज़ हमें यूट्यूब में अवेलेबल मिल जाता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अभी इनकम टैक्स फाइलिंग का समय आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं कि अपना रिटर्न कैसे फाइल करें। तो बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, 10 मिनट में अपना रिटर्न कैसे फाइल करें, खुद अपना रिटर्न फाइल करें, आईटीआर आईटीआर 1 भरे 5 मिनट्स में, ये सब भरते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं अरे कौन सीए को जाएगा 2000-2500 देने, क्यों ना हम लोग अपना रिटर्न खुद ही फाइल कर लें। और जैसे हम लोग अपना रिटर्न खुद फाइल करते हैं, हमारे पास एक सुंदर सा नोटिस आ जाता है। और अब उसके बाद वो नोटिस को लेके फिर हम लोग दौड़े-दौड़े से अपने सीए के पास जाते हैं और सीए को फिर वही 2000-2500 बचाने के चक्कर में हम लोग उसको 1 डेढ़ लाख रुपए कब दे के आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो प्लीज़ फ्यूचर में ऐसा ना हो, इसके लिए आप ये वीडियो शुरू से एंड तक ज़रूर देखें और आप देखें कि आप भले अपना रिटर्न आप खुद से फाइल करो, लेकिन आप अवेयर तो हो जाओ कि आपके लिए कौन-सा रिटर्न सही है। आप गलत रिटर्न खुद फाइल करोगे तो क्या फ़ायदा? उससे अच्छा करेक्ट रिटर्न फाइल करो। खुद से फाइल करो लेकिन करेक्ट रिटर्न फाइल करो। तो चलो मैं आपको ये वीडियो में बताती हूँ कि हमारे लिए करेक्ट रिटर्न क्या है और क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं अगर हम लोगों ने अपना रिटर्न नहीं फाइल किया या गलत फाइल किया तो। चलिए। हुँ। सबसे पहले, इम्पैक्ट ऑफ फाइलिंग रॉन्ग इनकम टैक्स रिटर्न एंड इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो मैं बताऊँगी आपको लास्ट में। पहले इम्पैक्ट का बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये इम्पैक्ट तो पहला यही दिख रहा है। आईटीआर नोटिस। अगर हम लोग अपना रिटर्न को गलत फाइल करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या हो सकता है, बहुत सारा नोटिस आ सकता है हमारे ऊपर। अब वो नोटिस क्या-क्या हो सकता है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले 139(9) का वो हो गया डिफेक्टिव रिटर्न, मीन्स आपका रिटर्न को इनवैलिड भी कर सकता है अगर आप लोग ड्यू डेट में रिप्लाई ना करो तो, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, डिफेक्टिव रिटर्न क्या हो गया, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं आपको बताऊँगी कि आपके लिए कौन-सा आईटीआर सही है, लेकिन एक एग्जांपल मैं आगे रख देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके। तो मुझे मेरे और मेरा मेरे लिए आईटीआर 3 एप्लीकेबल था या आईटीआर 4 एप्लीकेबल था, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, यूट्यूब में देखा कि 10 मिनट में अपना रिटर्न कैसे फाइल करें, तो उसने सिखाया कि आईटीआर 1 फाइल कर लेना चाहिए। ये नहीं बताया कि मेरे लिए वो एलिजिबल, मैं उसके लिए एलिजिबल थी या नहीं थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आईटीआर 1 फाइल कर लिया। जैसा मैंने फाइल किया, मेरे घर में बहुत सुंदर सा एक नोटिस आया कि आपका रिटर्न को इनवैलिड कर दिया गया है और आपका रिटर्न डिफेक्टिव है, तो प्लीज़ इसको करेक्ट कीजिए 15 डेज़ के अंदर। तो फिर मैं क्या करूँगी, इसको करेक्ट करूँगी। तो इसका मतलब ये है, अगर रॉन्ग रिटर्न फाइल करेंगे तो भी आपके पास नोटिस आ सकता है 139(9) के अंदर, ओके। फिर वेरियस नोटिसेस, बहुत सारा नोटिस आ जाएगा आपका, 143 टू 148, 148 ए, 144, ये सारा नोटिस है। जैसे स्क्रूटनी हो गया, असेसमेंट हो गया, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने अपना रिटर्न गलत फाइल किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला के पास जो इन्फॉर्मेशन रहेगा और हमने जो फाइल किया वो तो गलत हो गया, मिसमैच हो गया। तो डिपार्टमेंट क्या करेंगे, सो मोटो अपने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से, अपने डिस्कशन से हमारे ऊपर एक ओपिनियन बनाएंगे कि ये इनकम किस टाइप का होना चाहिए और इसने क्या दिखाया, और उस बेस में हमारे ऊपर डिमांड और पेनल्टीज ये सब ठोक देंगे, ठीक है। फिर रिस्क ऑफ स्क्रूटनी, आपका रिटर्न को स्क्रूटनी होने का चांस बहुत बढ़ जाता है कि अच्छा ये इंसान गलत गलत रिटर्न फाइल कर रहा है, चलो इसका अकाउंट हम लोग स्क्रूटनी करता है। और स्क्रूटनी करना बहुत ही डेंजर है, क्योंकि आप मान लो कि आपसे पुराना बुक्स ऑफ अकाउंट मांग लिया जाता है, आपके बारे में आपको फुल डिटेल आपसे मांगा जाता है। वही फिर कंसिक्वेंसेज, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करो, सीए के पास जाओ, फिर जाके अपलोड करो, फिर डिपार्टमेंट जाओ, डिपार्टमेंट दोनों समझाओ, ठीक है। पेनल्टी है 270 ए, पेनल्टी अंडर रिपोर्टिंग का है। जैसे कि मान लीजिए आपका इनकम आईटीआर मीन्स आपका आपका एक्चुअल इनकम था 1 करोड़ रुपए, लेकिन आपने क्या किया, आईटीआर 1 फाइल किया जिसमें मैक्सिमम हम लोग 50 लाख तक ही दिखा सकते हैं। तो आपने क्या किया, 50 लाख दिखा दिया, तो डिपार्टमेंट को पता चला नहीं, इसका इनकम तो 1 करोड़ होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, अब हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दिया 50% ऑफ द टैक्स अंडर रिपोर्टिंग, ओके। ये भी एक ह्यूज अमाउंट है, ओके। फिर पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 एफ, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए बी सी, ये सब लगा दिया। ये सब लगा दिया, मान लीजिए ड्यू डेट में रिटर्न नहीं फाइल किया, इसके लिए ये सब लग गया। तो अब आपको मोर और लेस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जानना ये था ना, अगर हम लोग अपना रिटर्न गलत फाइल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डिडक्शन नहीं ले पाएंगे, आईटीआर हम लोग का प्रोसेस नहीं होगा सही से, हमें रिफंड नहीं मिलेगा।
फिर हमें नोटिस आ सकता है, बहुत प्रॉब्लम्स है। ओके, तो इसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपना रिटर्न को करेक्ट फाइल करना चाहिए, ना कि वो देख के 5 मिनट 10 मिनट देख के नहीं, करेक्ट फाइल करना चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिटर्न आपके लिए करेक्ट है? मैं बता रही हूँ आपको। आप देखो, सबसे पहले टोटल रिटर्न हमारा आईटीआर 1 से लेके 7 तक है, उसी के अंदर सब कुछ है। सारा सोर्स ऑफ इनकम जो हम लोग बोलेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम लोग जो डिक्लेयर करेंगे वो 1 से 7 तक के अंदर ही डिक्लेयर करना है। ओके, सबसे पहले आईटीआर 1 का नाम ही है सहज। ओके, ये किसके लिए है? रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है, मतलब आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा और आपका टोटल इनकम क्या है, वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना पड़ेगा। और क्या क्या इनकम होगा तब आपको आईटीआर 1 फाइल करना है? सैलरी, देखिए, 1 हाउस प्रॉपर्टी, एक से ज्यादा आपका रेंट नहीं मिलना चाहिए घर से। अदर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, जैसे कि आप मान लीजिए इंटरेस्ट हो गया, फिर आपका एलआईसी मैच्योर हो गया, या फिर आप मान लीजिए एफडी का इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया। और एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A जो आपका 1.25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप पूछिएगा 112A क्या है? मैंने इससे पहले वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने बताया है 112A, वो बहुत गैप हो गया होगा, मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। कोई भी अगर हम लोग इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड, ओके, या फिर लिस्टेड शेयर, ये तीनों को अगर हम लोग सेल करते हैं तो उससे जो हम लोगों का गेन होता है वो हमारा 112A के अंदर होता है। अगर हम लोग 1 ईयर के से ज़्यादा उसको रख के अगर सेल करते हैं तब, तो वो अगर हुआ 1.25 लाख तक गेन हुआ तो हम आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। ओके, ये एलिजिबल नॉट एप्लीकेबल किसके लिए नहीं है? जो नॉन रेसिडेंट है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, एक से ज़्यादा अगर उसका घर है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, उसका अगर कोई फॉरेन इनकम या एसेट्स है उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। और एलटीसीजी 112A का मतलब अगर आपने कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड ये सब बेच के अगर 1.25 लाख से ज़्यादा कमा लिया तो भी आपके लिए आईटीआर 1 नहीं है। ओके, ये तो अब क्लियर हो गया आपका। अब आ गया आईटीआर 2 किस किस के लिए एप्लीकेबल है ये देखिएगा। कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ जो रेसिडेंट हो चाहे नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। ओके, उसका बिजनेस इनकम नहीं होना चाहिए और उसके लिए तब आईटीआर 2 वो फाइल कर सकता है। जैसे कि सैलरी इनकम हो गया, कैपिटल गेन का भी है तो भी चलेगा, मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी, अगर एक से ज्यादा घर से भी अगर उसको रेंट मिलता है तो भी फाइल कर सकता है, फॉरेन इनकम है तो भी, एसेट्स, वीडीए, क्रिप्टो करेंसी ये सब में भी डील कर रहा है तो भी फाइल कर सकता है। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? वो पर्सन जिसका बिजनेस इनकम है। इसका मतलब ये आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो लेकिन बिजनेस इनकम नहीं है, आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हो। अब आ गया आईटीआर 3 को हम लोग कहते हैं मास्टर ऑफ रिटर्न्स। ओके, आईटीआर 3 क्या बोलता है? अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन है एट प्रेजेंट तो आप अपना आईटीआर 3 फाइल कर सकते हो। और भी अगर आपका अदर जो भी और सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब जो आपका आईटीआर 2 तो है ही, ठीक है, जो मैंने कहा आपका आईटीआर 2 में जो आपका सैलरी, कैपिटल गेन या मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी है, या आप क्रिप्टो करेंसी ये सब में अगर डील करते हैं, प्लस अब आपका उसके साथ प्लस अगर आपका बिजनेस इनकम हो गया तो आपको सीधा आईटीआर 3 फाइल करना चाहिए। ठीक है, और उसमें अगर आपका कैपिटल गेन भी है कितना भी हो तो भी आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेट यही है, इसका कंक्लूजन ये है। आईटीआर 1 फॉर सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी, आईटीआर 2 फॉर सैलरी, कैपिटल गेन, मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी। ओके, आईटीआर 3 फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन प्लस कैपिटल गेन, अदर सोर्स, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये सब सब। ओके, अब आ गया आईटीआर 4, सॉरी उस टाइम आईटीआर 3 फॉर अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन है और उसका आपका अदर भी इनकम है जैसे कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, फॉरेन इनकम, एसेट्स, ये सब हो तो भी आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। अब आ गया आईटीआर 4 को सुगम भी कहा जाता है। ये किसके लिए? रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ एंड फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ये सबके लिए। इसमें क्या है, अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है तब, और आपका क्या है, आपका बिजनेस इनकम है जिसको आप लोग प्रिजम्पटिव में शो कर रहे हैं, ठीक है, और कैपिटल गेन जो है आपका 1.25 लाख से ज्यादा नहीं है 112A के अंदर, तब आप लोग आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। अब आप मुझे पूछोगे कि आप प्रिजम्पटिव इनकम क्या है, तो प्रिजम्पटिव इनकम पे अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो एक सेपरेट वीडियो चला जाएगा, मैं एक शॉर्ट में इसको बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप पर्सन है, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होता है, ठीक है, तो सरकार आपको बोलता है कि आप एक काम करो, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट मत करो, आपका जो टर्नओवर है उसका 8% आप प्रॉफिट डिक्लेयर करके उसके ऊपर जितना भी टैक्स आएगा वो आप दे देना। और या फिर अगर आप डॉक्टर हो, प्रोफेशनल हो कोई, तो आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट होगा, ठीक है, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर आपका है ग्रॉस रिसिप्ट तो आप उसके ऊपर 50% नेट प्रॉफिट मान के उसके ऊपर टैक्स दे दो। और अगर आपका 44AE हो गया, आप अगर ट्रक प्लाइंग ये सब करते हैं, ट्रांसपोर्ट बिजनेस करते हो और 10 से ज़्यादा आपका गाड़ी नहीं है तब आता है। तो इसमें एक एक स्पेसिफाइड
रेट बता दिया गया है, अमाउंट बता दिया है, इसके इतना आपको प्रॉफिट मान के इसके ऊपर टैक्स दे देना है, तब हम लोग ITR 4 फाइल कर सकते हैं। ओके, ये कौन नहीं कर सकता? जैसे मान लीजिए अगर आपका एक से ज्यादा घर है, ये सब है, तो आप ITR 4 नहीं फाइल करते, आप ITR 3 में चला जाओ। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ITR 3, सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है उसमें। अब आ गया ITR 5। ITR 5 किसके लिए एप्लीकेबल है? अगर आप फर्म है, LLP है, AOP है, BOI है, ठीक है, लेकिन आप क्या नहीं हो, एंटिटी अदर देन इंडिविजुअल, हाफ एंड कंपनी। आप इंडिविजुअल, HUF एंड कंपनी नहीं हो, आप हो फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म, LLP, AOP, BOI। अगर ये सब हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप ITR 5 फाइल कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई एक सोसाइटी है, XYZ सोसाइटी है, उसको अपना रिटर्न फाइल करना है, उसको कोई भी एग्जामेशन नहीं मिलता है, मतलब 80G12A का ये सब पर एग्जामेशन नहीं है, तो वो अपना क्या कर रहा है, ITR 5 फाइल कर देना। ओके, अब आ गया ITR 6। ITR 6 किसके लिए? कंपनीज एक्सेप्ट सेक्शन 11, मीन्स कोई भी कंपनी जो सेक्शन 11 का एग्जामेशन किसको मिलता है? सेक्शन 11 जनरली बताता है कोई भी अगर रिलीजियस चैरिटेबल काम करता है तो उसको गवर्नमेंट एक एग्जामेशन देता है सेक्शन 11 के अंदर, जिसमें हम लोग बोलते हैं ना टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो सेक्शन 11 वही बताता है। तो कोई भी कंपनी है जिसको ये सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वो ITR 6 फाइल कर सकता है। ओके, अब आ गया ITR 7। ITR 7 किस किस के लिए? ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कोई आप मान लीजिए जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल हो गया, जहाँ पे R&D होता है, ये सब होता है, उसके लिए ITR 7 है, ठीक है। और जैसे कि आप मान लो ये जो है, इसमें क्या क्या इनकम कवर्ड होगा, अगर आप चैरिटेबल काम कर रहे हैं, रिलीजियस काम कर रहे हैं, एजुकेशन, पॉलिटिकल एंटिटीज, ये सब का काम कर रहे हैं जिसमें आपको एग्जामेशन भी मिल रहा है सेक्शन 11 का, तब आपको ITR 7 फाइल करना है। ओके, तो मोर और लेस अगर मैं आपको समराइज कर दूं, ITR 1 इज फॉर सैलरी, ठीक है, एक ही हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होना चाहिए, अदर सोर्स होना चाहिए, और कैपिटल गेन 1.25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ITR 2 हो गया, एक से ज़्यादा अगर आपका घर से इनकम है, वो हो गया, सैलरी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, क्रिप्टो करेंसी, ये सब हो गया, लेकिन बिजनेस इनकम नहीं होना चाहिए। ITR 3 हो गया, अगर आपका बिजनेस इनकम है प्लस ऊपर का जो मैंने बोला वो सब भी है, तो भी आप ITR 3 फाइल करो, कोई दिक्कत नहीं है। ITR 4 एकदम सिंपल, जिसका बिजनेस इनकम है और कोई भी ज़्यादा जगह का इनकम नहीं है, अदर सोर्स है, बिजनेस इनकम में कैपिटल गेन है, ठीक है, 1.25 लाख तक से कम या इक्वल टू, तब आपका ITR 4 हो गया। ITR 5 किसके लिए हो गया? पार्टनरशिप फॉर्म, LLP, AOP, BOI, ये सब हो गया, जिसको अदर देन कंपनी, कंपनी नहीं फाइल कर सकता, इंडिविजुअल नहीं फाइल कर सकता, HUF नहीं कर सकता, उन लोगों को फाइल करना है। ITR 6 हो गया, कंपनी जिसको एग्जामेशन अंडर सेक्शन 11 नहीं मिलता। 11 किसको मिलता है? जिसके पास 12 है, 80G का रजिस्ट्रेशन होता है, उन लोगों को मिलता है। ओके, तो वो बेनिफिट नहीं मिला, तो मेनली आप समझो कंपनीज के लिए ITR 6 है। उसके बाद आ गया ITR 7 किसके लिए है? ट्रस्ट के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसको एग्जामेशन अंडर सेक्शन 11 मिलता है, तो उनके लिए ये एप्लीकेबल है। इसको और हम लोग डिटेल में बोल सकते हैं, लेकिन इतना भी बहुत इनफ है आपको जानने के लिए। तो प्लीज़ आप अपना रिटर्न करेक्ट फाइल करें, भले खुद फाइल करें या CA से फाइल कराएं, लेकिन अपना रिटर्न करेक्ट फाइल करें, ताकि फ्यूचर में आपको ये नोटिस का कंसिक्वेंसेस ना झेलना पड़े। क्योंकि ये नोटिस बस ऐसा नहीं है कि नोटिस आया, रिप्लाई किया, डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हुआ, बिल्कुल भी नहीं। वो आपको दोहरा सकता है, मीन्स आपको एक गलती की वजह से आपका बहुत ह्यूज पेनल्टीज लगा सकता है, बहुत सारा अमाउंट डिसअलाउ कर सकता है। अभी तो मैं नया वीडियोस लेके आ रही हूँ केस लॉ के ऊपर, ताकि मैं आपको केस लॉ के माध्यम से मैं आपको बता पाऊँ कि एक्चुअली डिपार्टमेंट पकड़ क्या रहा है और हम लोगों को बचना कैसे है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग मोटिवेटेड रहें आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो रियल में लगा हो कि ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, आपके फ्रेंड के लिए, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग को के पास पहुंच सके और सबको अपना रिटर्न करेक्ट फाइल कर सके। धन्यवाद।